हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर पे अपन ने द्विलवण तथा उपसंयोजक यौगिकों के मध्य विभेद को किया था। द्विलवण जल में 100% आयनित हो जाते हैं, जबकि जो हमारे पास उपसंयोजक यौगिक हैं वो जल में 100% आयनित नहीं होते। उनका कुछ भाग आयनित होता है, जबकि जो शेष भाग है वो जल में अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड है K4FeCN6, तो मात्र पोटेशियम आयन ही जल में अपने K+ आयन ही अपने गुणधर्म जल में दर्शाता है। Fe+2 आयन तथा साइनाइड आयन जल में अपनी उपस्थिति को नहीं दर्शाते या नहीं पाए जाते, क्योंकि वे एक नए आयन के रूप में पाए जाते हैं जिसको अपन फेरोसाइनाइड आयन बोलते हैं। और जो फेरोसाइनाइड आयन है उसके जो गुणधर्म है वो Fe+2 तथा Cn- आयनों से भिन्न होते हैं। फेरोसाइनाइड आयन को अपन क्या बोलते हैं? संकर आयन, या इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। तो जो संकर आयन होता है उसकी प्रॉपर्टी सरल आयनों से भिन्न होती है। जैसे फेरोसाइनाइड आयन है तो FeCN6 4- की जो प्रॉपर्टीज या गुणधर्म है वो Fe+2 तथा Cn- से बिल्कुल डिफरेंट या भिन्न होंगे। तो अगर अपन बात करते हैं तो अगर हमारे पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड था K4FeCN6, तो जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ये जल में किस प्रकार आयनित होगा? ये 4 तो पोटेशियम आयन देगा, ये तो सरल आयन है हमारे पास, इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल आयन, हिंदी में सरल आयन। तो 4 तो पोटेशियम आयन जल में प्राप्त होंगे, प्लस हमारे को FeCN6 4-, जिसको अपन क्या बोलेंगे? फेरोसाइनाइड आयन। इसको अपन बोलेंगे फेरोसाइनाइड आयन। फेरोसाइनाइड आयन, ये जो फेरोसाइनाइड आयन है स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये संकर आयन है। संकर आयन या कॉम्प्लेक्स आयन। अब जो फेरोसाइनाइड आयन है इसकी प्रॉपर्टीज किससे अलग होंगी? Fe+2 आयन और साइनाइड आयन Cn- से। तो अगर अपन इसका स्ट्रक्चर जल में देखते हैं फेरोसाइनाइड आयन का, तो आयरन और जो साइनाइड है इनके बीच में हमारे पास उपसंयोजक बंध उपस्थित है और इसकी अष्टफलकी या वर्ग द्विपिरामिडी ज्यामिति होती है। ये हमारे पास फेरोसाइनाइड आयन का स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें 6 साइनाइड, आगे चल के साइनाइड को अपन लिगेंड बोलेंगे। लिगेंड मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, और Fe+2 को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही या केंद्रीय धातु आयन, जो कि लिगेंडों से अपने रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है तथा उनके साथ उपसंयोजक बंध बनाता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो ये फेरोसाइनाइड आयन हो गया। अब जो फेरोसाइनाइड आयन है इसके गुणधर्म Fe+2 आयन और Cn- आयन से बिल्कुल भिन्न होंगे। तो उपसंयोजक यौगिक आयन या उपसंयोजक यौगिक अपने को जल में सरल आयन भी देगा और संकर आयन भी देगा।
जो संकर आयन है उसके गुणधर्म सरल आयनों से एकदम भिन्न होंगे और इसकी प्रॉपर्टीज उनसे एकदम डिफरेंट होंगी। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स किसकी, अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स अब उपसंयोजक यौगिकों में प्रयुक्त होने वाली कुछ महत्वपूर्ण राशियां। अपन पढ़ क्या रहे हैं, उपसंयोजक यौगिक। तो उपसंयोजक यौगिकों में जो प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण राशियां हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। हेडिंग हो गया हमारे पास उपसंयोजक यौगिकों में उपसंयोजक यौगिकों में प्रयुक्त होने वाली उपसंयोजक यौगिकों में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण राशियां उपसंयोजक यौगिकों में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण राशियां, इसमें पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास। पहली राशि है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अपन केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की बात करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी धातु परमाणु या आयन, कोई भी धातु परमाणु या आयन जिसके पास लगभग समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक हो। रिक्त कक्षक इंपॉर्टेंट है। कोई भी धातु परमाणु या आयन जिसके पास लगभग समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक उपस्थित हों, जिनमें वह लिगेंडो द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण कर सके, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। तो उसके पास रिक्त कक्षक होने चाहिए जिनमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म उपसंयोजक यौगिक के माध्यम, उपसंयोजक बंध के माध्यम से आके प्रदान करे और उसके साथ उपसंयोजक यौगिक बनाए। जैसे फेरोसाइनाइड आयन था FeCN6 4 नेगेटिव, उसमें जो साइनाइड है Cn नेगेटिव वो तो लिगेंड था, और जो Fe+2 आयन है वो केंद्रीय धातु आयन है जिसमें Cn नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को Fe+2 के रिक्त कक्षकों में जाकर प्रदान करेंगे। तो अपन क्या बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की डेफिनेशन में, कोई भी धातु परमाणु या आयन, कोई भी धातु परमाणु या आयन कोई भी धातु परमाणु या आयन जिसके पास
जिसके पास लगभग समान ऊर्जा वाले, जिसके पास लगभग समान ऊर्जा वाले, जिसके पास लगभग समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक उपस्थित हों, रिक्त कक्षक उपस्थित हों। यहां पर शब्द रिक्त कक्षक इंपॉर्टेंट है। जिसके पास लगभग समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक उपस्थित हों, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में अपन जानते हैं स्टूडेंट्स, मेरे पास फेरोसाइनाइड आयन था, FeCN6 4 नेगेटिव। इसमें जो Fe+2 आयन है, साइनाइड पे चार्ज -1 है, और अगर साइनाइड पे चार्ज -1 है तो अगर अपन आयरन पे ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो X, अगर अपन ने आयरन पे ऑक्सीकरण संख्या मान ली तो X + 6 × -1, साइनाइड पे चार्ज -1 है, इजिकल टू -4। तो आयरन पे ऑक्सीकरण अवस्था फेरोसाइनाइड आयन में +2 होगी, और +2 होगी तो Fe+2 आयन, ये हमारे पास क्या हो गया, केंद्रीय धातु आयन हो गया। ये हमारे पास यहां पर ये केंद्रीय धातु आयन हो गया यहां पर Fe+2। अपन कहते हैं स्टूडेंट्स, जितने भी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होते हैं वे सभी उपसंयोजक यौगिकों में किसका कार्य करते हैं? वे कार्य करते हैं ल्यूइस अम्ल का या इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का। दो शब्द आते हैं अपने पास केमिकल बॉन्डिंग में, रासायनिक बंधन में। एक तो बोलते हैं अपन ल्यूइस अम्ल। ल्यूइस अम्ल का मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो वो तो ल्यूइस एसिड होता है, और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को दे दे उसको अपन ल्यूइस क्षार, इंग्लिश में ल्यूइस बेस कहते हैं। तो यहां पर Fe+2 किसके रूप में कार्य कर रहा है? वो कार्य कर रहा है इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही के रूप में। तो अपन बोलते हैं उपसंयोजक यौगिकों में सभी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अथवा ल्यूइस अम्ल की भांति कार्य करते हैं। तो अपन यहां पर एक शब्द और कहते हैं, अपन एक शब्द और कहते हैं उपसंयोजक यौगिकों में, उपसंयोजक यौगिकों में उपसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन
केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लुईस अम्ल या इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही के रूप में कार्य करता है। लुईस अम्ल, इंग्लिश में बोलते हैं लुईस एसिड, लुईस अम्ल या इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही के रूप में कार्य करता है, या इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही के रूप में कार्य करता है। तो अपन कहते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी अगर हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु या आयन हो तो वह अपने रिक्त कक्षकों में लिगेंडों द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण कर लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है उसको अपन लुईस अम्ल कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में या उपसंयोजक यौगिकों में जितने भी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होते हैं वे सभी लुईस अम्ल या इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही के रूप में कार्य करेंगे। तो ये पहली राशि हो गई हमारे पास, या पहली इंपॉर्टेंट टर्म हो गई केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। अपन ने इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात कर ली कि कोई भी धातु परमाणु हो या आयन हो जिसके पास लगभग समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक शब्द इंपॉर्टेंट है, रिक्त कक्षक उपस्थित हो, वह केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। चूंकि वह इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है, और अपन रसायन में, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही को लुईस अम्ल कहते हैं, तो जितने भी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन हैं वे सभी लुईस अम्ल या इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही के रूप में उपसंयोजक यौगिकों के अंदर कार्य करेंगे। उसके बाद सेकंड जो टर्म आएगी हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु के पास के बाद, वो आएगी लिगेंड। तो लिगेंड क्या होता है? कोई भी अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी युग्म या इलेक्ट्रॉन युग्म देने में सक्षम हो, या तो वो लोन पेयर दे दे या अपना इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दे दे, केंद्रीय धातु परमाणु को, और उसके साथ उपसंयोजक आबंध बना ले, उसको अपन क्या कहेंगे? लिगेंड कहेंगे। तो सेकंड जो शब्द आएगा या जो सेकंड महत्वपूर्ण राशि आएगी हमारे पास उपसंयोजक यौगिकों में, वो पॉइंट नंबर सेकंड पर कौन है? लिगेंड। तो अपन अब पॉइंट नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट की अपन बात करते हैं। इसे बोलते हैं अपन लिगेंड। अपन कहते हैं कोई भी अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी युग्म देने में सक्षम हो, उसे अपन लिगेंड कहते हैं। क्योंकि ये एकाकी युग्म या लोन पेयर डोनर होगा, दाता होगा, तो एकाकी युग्म दाता या इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को अपन लुईस क्षार कहते हैं। तो अपन कहते हैं उपसंयोजक यौगिकों में जितने भी लिगेंड होते हैं वे सभी लुईस क्षार अथवा इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के रूप में कार्य करते हैं। तो अपन डेफिनेशन क्या बोलते हैं लिगेंड की? कोई भी अणु या आयन
जो केंद्रीय धातु परमाणु को जो केंद्रीय धातु परमाणु को जो केंद्रीय धातु परमाणु कह दें अपन, या केंद्रीय धातु परमाणु के अलावा केंद्रीय धातु आयन, क्योंकि वो उदासीन भी हो सकता है और वो आयन के रूप में भी रह सकता है। कोई भी अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन युग्म में हमारे पास एकाकी युग्म भी हो जाएंगे और सिंपल जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो भी आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन युग्म से क्या संबंध है या क्या बताना चाह रहा है वो भी अपन पढ़ेंगे, और मैं एकाकी युग्म के बारे में भी हल्का सा आइडिया दूंगा। हालांकि अपन लोन पेयर को पढ़ के आ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन फिर भी एक आइडिया मैं आपको दे दूंगा। तो कोई भी अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी युग्म प्रदान करता हो या एकाकी युग्म प्रदान करता हो, प्रदान करता हो, लिगेंड कहलाता है। लिगेंड कहलाता है। तो कोई भी अणु हो या आयन हो जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर दे या अपना लोन पेयर दे दे, अपना एकाकी युग्म दे दे, उसको अपन लिगेंड कहते हैं। जो जितने भी लिगेंड हैं उपसर्ग संयोजक यौगिकों में वो किसके रूप में कार्य करेंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता या लुईस क्षार के रूप में कार्य करेंगे। तो अपन कहते हैं उपसर्ग संयोजक यौगिकों में सभी लिगेंड, उपसर्ग संयोजक यौगिकों में सभी लिगेंड लुईस क्षार या इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के रूप में कार्य करते हैं, या इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के रूप में लुईस क्षार या इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के रूप में कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अभी हाल अपन ने पढ़ा था फेरोसाइनाइड आयन FeCN6 4 नेगेटिव, उसमें Fe+2 आयन वो तो केंद्रीय धातु आयन था, और जो साइनाइड आयन है Cn नेगेटिव वो अपने को लिगेंड के रूप में कार्य करेगा। तो एग्जाम्पल में, उदाहरण में अगर अपन बात करें तो उदाहरण में मैं वही एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं। उदाहरण में जो हमारे पास फेरोसाइनाइड आयन है, इस फेरोसाइनाइड आयन में जो Cn नेगेटिव है या जो साइनाइड आयन है वो अपने को किसके रूप में कार्य करेगा? वो अपने को लिगेंड के रूप में या इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के रूप में कार्य करेगा। अब अगर अपन देखें स्टूडेंट्स,
तो हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, जैसे अमोनिया है। अमोनिया में नाइट्रोजन पर हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लिगेंड के रूप में कार्य करेगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर क्या होता है? बाह्यतम कोश में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में असमर्थ होते हैं उसे अपन लोन पेयर बोलते हैं। नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 2p3, तो इसका बाह्यतम कोश दूसरा है, और बाह्यतम कोश में हमारे पास बाह्यतम कोश n = 2 है। और स्टूडेंट्स, बाह्यतम कोश में दो उपकोश हैं, एक तो s उपकोश और एक p उपकोश। लेकिन p में तो तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो बंध बनाने में सहायक होंगे। लेकिन जो 2s के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित है, तो इसको अपन लोन पेयर बोलेंगे। इंग्लिश में LP, हिंदी में एकाकी युग्म। तो एकाकी युग्म क्या होता है? बाह्यतम कोश में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में असमर्थ होते हैं उनको अपन एकाकी युग्म कहते हैं। अब अगर अपन देखें यहाँ पर, तो नाइट्रोजन के पास एकाकी युग्म है, और एकाकी युग्म है तो ये अब अपना एकाकी युग्म किसी दूसरे को उपसंयोजक यौगिक, उपसंयोजक आबंध के माध्यम से उसके रिक्त कक्षक में जाकर प्रदान कर देगा। जैसे मेरे पास अगर कॉपर +2 आयन है, अगर मेरे पास कॉपर +2 आयन है, तो कॉपर +2 आयन ये तो क्या हो गया? केंद्रीय धातु आयन, तो ये तो ल्यूइस अम्ल की भांति कार्य करेगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, उपसंयोजक यौगिक कौन बनाते हैं? अधिकांश डी ब्लॉक के तत्व बनाते हैं। अधिकांश डी ब्लॉक के तत्व ही अपने को क्या बनाते हैं? उपसंयोजक यौगिक बनाते हैं। इसका कारण क्या है? इनका आकार छोटा होता है और इन पर धनात्मक आवेश का घनत्व अधिक होता है, तो ये लिगेंडों को एक तो अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, और दूसरी बात, इनके पास लगभग समान ऊर्जा वाले रिक्त डी कक्षक या रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं, जिनमें यह लिगेंडो द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण कर लेते हैं। तो यहां पर कॉपर +2 आयन है, ये तो हमारे पास हो गया केंद्रीय धातु परमाणु। अमोनिया यहां पर किसका कार्य कर रही है? लिगेंड का। ये तो लिगेंड हो गई अमोनिया। अब जो कॉपर +2 आयन है, इसके रिक्त कक्षकों में अमोनिया अपने एकाकी युग्म को उपसंयोजक बंध के माध्यम से डाल देगी, और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन आ जाएगा CuNH3 4 2+। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन आ गया, इसको अपन बोलते हैं संकर आयन। संकर आयन या कॉम्प्लेक्स आयन मतलब, अब कॉपर +2 आयन जो है उसने अमोनिया के साथ क्या कर लिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसंयोजक बंध बना लिए। तो अब जो ये संकर आयन है, इसकी प्रॉपर्टीज कॉपर +2 आयन से भिन्न होंगी। तो ये तो हमारे पास क्या है? कॉपर +2 आयन, ये तो बेटा सरल आयन है, सिंपल आयन है। ये तो हमारे पास सरल आयन है, और इसने 4 लिगेंडों के साथ मिलकर लिगेंड के रूप में कौन काम कर रही है? अमोनिया। अमोनिया में दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन, जिसके पास एकाकी युग्म या लोन पेयर प्रेजेंट है। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन आ गया, जिसमें कॉपर +2 4 अमोनिया के साथ अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगी, और इसका जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में अगर अपन देखें तो हमारे पास जो कॉपर +2 आयन है उसके साथ 4 अमोनिया के लिगेंड 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे,
इसकी वर्ग समतली ज्यामिति आती है, अभी आगे संकरण में पढ़ेंगे। इसमें एक थ्योरी होती है संयोजकता बंध सिद्धांत या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो उसमें अभी अपन पढ़ेंगे संकरण में आगे चल के कि इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में या इस संकुल में कॉपर +2 आयन के सापेक्ष में या उसके रेस्पेक्ट में संकरण DsP2 होता है, और DsP2 संकरण में इसकी ज्यामिति आएगी संकुल की, वो होगी वर्ग समतली, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। तो ये जो कॉपर +2 आयन है, ये कॉपर +2 आयन 4 अमोनिया के साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, और इसका स्ट्रक्चर एक्वस मीडियम में अपने को ऐसा नजर आएगा। कॉपर +2 आयन से 4 अमोनिया उपसह संयोजक आबंध के माध्यम से संयोजित होंगी। तो लिगेंड कौन? कोई भी अणु या आयन जो एकाकी युग्म दे दे या इलेक्ट्रॉन युग्म दे दे। अब एकाकी युग्म की तो मैंने बात करी अमोनिया क्या एग्जाम्पल लेकर। अब अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन युग्म की और बात कर लें। अब इलेक्ट्रॉन युग्म की अगर अपन बात करेंगे तो हमारे पास जो Fe+2 आयन है वो हमारे पास 6 F नेगेटिव, यहां पर F नेगेटिव हमारे पास लिगेंड हो गया। इसके साथ कंबाइन करके एक संकर यौगिक बनाएगा Fe(F6) 4 नेगेटिव। इसमें अगर अपन देखें तो आयरन पे ऑक्सीकरण संख्या +2 है, तो यहां पर भी संकर आयन में या जो कॉम्प्लेक्स आयन बनाया इस संकर आयन में भी आयरन पे ऑक्सीकरण संख्या +2 की +2 ही रहेगी। यहां पर अगर अपन देखें तो आयरन पर अगर अपन ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेते हैं, मैंने आयरन पे ऑक्सीकरण संख्या इस संकर आयन में मान ली x, तो x प्लस। अब अगर अपन बात करें तो Fe+2 आयन है, ये 6 F नेगेटिव लिगेंड के साथ मिलकर एक संकर आयन कॉम्प्लेक्स आयन बना रहा है FeF6 4 नेगेटिव। इस संकर आयन में भी आयरन पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होनी चाहिए? +2। तो अगर मैंने इस पर ऑक्सीकरण अवस्था x मान ली तो x + 6 × -1, F पर चार्ज, फ्लोरीन पर चार्ज -1 है, अपन ने इस पर आवेश माना -4 या 4-, तो x = कितना हो गया? x = +2 हो गया। तो कोई भी अगर संकर आयन होगा तो संकर आयन में या कॉम्प्लेक्स आयन में केंद्रीय धातु आयन पर ऑक्सीकरण अवस्था वही होगी जो सरल आयन में है। जैसे यहां पर सरल आयन हमारे पास कौन है? Fe+2, तो इस पे ऑक्सीकरण संख्या हमारे पास +2 है। तो संकर आयन में या कॉम्प्लेक्स आयन में भी आयरन पर ऑक्सीकरण अवस्था +2 होगी। अब जो F नेगेटिव है वो लिगेंड है, यह अपने इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म से क्या मतलब है मेरा? इलेक्ट्रॉन युग्म से मेरा मतलब जो है जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उससे मेरा क्या तात्पर्य है? अगर अपन देखें तो फ्लोरीन के पास अपने 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। फ्लोरीन क्या होती है? परमाणु क्रमांक 9 फ्लोरीन होती है। बाह्यतम विन्यास लिखता हूं 2s2 2p5, 1s से कोई मतलब नहीं है। बाह्यतम कोश दूसरा, फ्लोरीन हो गया हमारे पास 2s2 2p5। अब इसके पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, एक लोन पेयर
दूसरा लोन पेयर और तीसरा लोन पेयर। एक बॉन्ड बनाता है क्योंकि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब अगर अपन बात करें तो अपन कहते हैं जितनी भी ऋणात्मक स्पीसीज होती है जिस पर ऋणावेश हो, नेगेटिव चार्ज हो, वो सभी लिगेंड के रूप में कार्य करेंगे। तो यहां पर F नेगेटिव बना कैसे? सपोज करो मेरे पास HF था, HF में फ्लोरीन ने एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन का, ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझा कर रही है। तो इस बंध में एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, एक हाइड्रोजन का। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक है तो फ्लोरीन इस बंध को अपने सापेक्ष में तोड़ लेगी। जैसे ही तोड़ेगी तो हाइड्रोजन तो H+ के रूप में अलग हो गया, और H+ के रूप में अलग हो गया तो अब फ्लोरीन के पास 2, 2 4, 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और आवेश हो गया -1। अब इसमें इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया जिसको ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से मेटल एटम या धातु परमाणु को दे देगी। तो इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब अपना खुद का लोन पेयर नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब एक तो खुद का और एक दूसरे का लिया हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अब मेटल के रिक्त कक्षक में F नेगेटिव प्रदान कर देगा। तो जितने भी ऋणावेश वाले आयन होते हैं, कोई भी जिस पर भी नेगेटिव चार्ज हो जाए, वो सब इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षकों में प्रदान करते हैं। जैसे मेरे पास साइनाइड आयन है। अब साइनाइड आयन में अगर अपन देखें, अगर अपन साइनाइड आयन की बात करते हैं तो साइनाइड आयन किससे निकलता है? HCN से। यहां पर जो कार्बन है वो 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब इतना अपन रासायनिक बंधन में जानते हैं, ये sp संकरित है तो इसकी विद्युत ऋणता अधिक है। तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को अपने फेवर में तोड़ लेगा, और जैसे ही तोड़ेगा तो हाइड्रोजन तो H+ के रूप में अलग हो गया, और अब कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया और कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन के पास भी अपना खुद का लोन पेयर होता ही है, तो कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को मेटल को दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है। तो इनको अभी अपन आगे बोलेंगे, इनको अपन उभय तंतुक लिगेंड बोलते हैं, जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हों। वो अभी अपन लिगेंडों का जब वर्गीकरण करेंगे तो उसमें अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर डोनर एटम दाता परमाणु कार्बन भी हो सकता है, दाता परमाणु नाइट्रोजन भी हो सकता है। अगर कार्बन से संयोजित होता है, कार्बन के माध्यम से धातु से संयोजित होता है तो नाम होता है साइनो, और अगर नाइट्रोजन के माध्यम से धातु से संयोजित होता है तो नाम होता है आइसोसाइनो। यह भी अपन लिगेंडों के वर्गीकरण में पढ़ेंगे, जिसको अपन उभय तंतुक लिगेंड और इंग्लिश में एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं। तो अभी अपन इसकी बात आगे करेंगे। तो अगर अपन देखें तो हमारे पास कोई भी अणु या आयन जो अपने एकाकी युग्म को दे दे या इलेक्ट्रॉन युग्म को दे दे। इलेक्ट्रॉन युग्म सभी ऋणावेशित स्पीसीज में उपस्थित होता है, और लोन पेयर तो किसी भी उदासीन अणु में होता ही है। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन पे है, वाटर में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसंग संयोजक आबंध के माध्यम से केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को प्रदान करेंगे। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स किसकी? अपन बात करते हैं अब लिगेंडों के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, या हिंदी में अपन बोलते हैं इसको लिगेंडों का वर्गीकरण। लिगेंडों का वर्गीकरण इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। और पहला अपन लिगेंडों का वर्गीकरण करते हैं किसके आधार पे? दंतुकता के आधार पे।
दंतुकता के आधार पे। दंतुकता के आधार पे इंग्लिश में बोलते हैं बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। दंतुकता है क्या, मैं आपको बताता हूं अभी। इंग्लिश में डेंटिसिटी को बोलते, इंग्लिश में दंतुकता को डेंटिसिटी बोलते हैं। बेस्ड ऑन डेंटिसिटी, बेस्ड ऑन डेंटिसिटी हिंदी में बोलते हैं दंतुकता। दंतुकता का मतलब लिगेंड में अगर हमारे पास एक दाता परमाणु उपस्थित हो तो एक दंतुक लिगेंड होता है, और एक दंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक उपसर संयोजक बंध बनाता है। ऐसे ही हमारे पास होता है द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड में लिगेंड के पास दो दाता परमाणु होते हैं तो उसको द्विदंतुक लिगेंड बोलते हैं। और अगर बहुदंतुक है, इंग्लिश में पॉलीडेंटेड लिगेंड है, तो उसमें दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं और वे केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो से अधिक उपसर संयोजक आबंध बनाते हैं। तो दंतुकता का मतलब उस लिगेंड में हमारे पास कितने दाता परमाणु उपस्थित हैं। अगर एक दाता परमाणु है तो एक दंतुक लिगेंड, अगर दो दाता परमाणु है तो द्विदंतुक लिगेंड, और अगर दो से अधिक दाता परमाणु है तो बहुदंतुक लिगेंड। बहुदंतुक को पॉलीडेंटेड लिगेंड्स भी अपन कहते हैं। तो दंतुकता के आधार पर बेस्ड ऑन डेंटिसिटी, इसमें सबसे पहले पॉइंट नंबर ए की बात करते हैं अपन, तो बोलते हैं अपन एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड एक दंतुक लिगेंड इंग्लिश में बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड। क्या परिभाषा बोलते हैं, क्या डेफिनेशन बोलते हैं अपन इसकी? वे लिगेंड जिनमें एक ही दाता परमाणु उपस्थित हो। जैसे अमोनिया है तो अमोनिया एक दाता परमाणु है, क्यों? उसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन है। वाटर H2O में दाता परमाणु ऑक्सीजन है। तो वे लिगेंड जिनमें एक ही दाता परमाणु उपस्थित हो, और अगर एक ही दाता परमाणु उपस्थित होगा तो वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक ही उपसर संयोजक आबंध बनाएगा। तो बोलते हैं अपन वे सभी लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु उपस्थित हो, जिनमें एक दाता परमाणु उपस्थित हो, वे सभी लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु उपस्थित हो, एक दाता परमाणु उपस्थित हो, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। इनको अपन स्टूडेंट्स निम्न उदाहरणों से बताएंगे। इसकी अपन एक टेबल बनाऊंगा मैं, और वो टेबल फिर आप लोग कॉपी करिएगा। तो सबसे पहले मैं एक टेबल बोर्ड पर बनाऊंगा। एक उसमें अपन एक 3 कॉलम बनाएंगे। एक में तो लिखेंगे अपन सूत्र, फॉर्मूला एक दंतुक लिगेंड का, एक लिगेंड का नाम, अपन उपसर संयोजक यौगिकों में उस लिगेंड को बोलते क्या है, और एक कॉलम में चार्ज, उस पर आवेश कितना है। तो अपन एक टेबल के माध्यम से एक दंतुक लिगेंडों के एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो मैं टेबल बनाऊंगा, उसके बाद आप कॉपी करिएगा।
स्टूडेंट्स अब मैं एक दंतुक लिगेंडों के एग्जाम्पल की टेबल आपको बना के बता रहा हूं। एक कॉलम में तो अपन लिखेंगे स्टूडेंट सूत्र, इंग्लिश में फॉर्मूला, एक कॉलम में लिखेंगे अपन लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम इंग्लिश में नेम ऑफ द लिगेंड। अपन उसको उपसर्ग संयोजक यौगिक में कहते क्या है? नेम ऑफ लिगेंड। नेम ऑफ लिगेंड। और एक कॉलम में अपन लिखेंगे उस पर आवेश कितना है, चार्ज कितना है उस पर। अगर उस पर आवेश शून्य है तो उदासीन लिगेंड हो गया, अगर वो उस पर आवेश शून्य है तो उदासीन लिगेंड हो गया। और अगर -1 चार्ज है तो -1, -2 चार्ज है तो -2, -3 है तो -3। तो उस पर कितना आवेश होगा, या इंग्लिश में अपन उस पर बोलेंगे कि कितना चार्ज उस पर्टिकुलर लिगेंड पर या उस पर होगा, लिगेंड पर। पहला एग्जाम्पल, NH3 दाता परमाणु, जिस पर अंडरलाइन कर रहा हूं वो दाता परमाणु है। तो अमोनिया में दाता परमाणु नाइट्रोजन है, इसको अपन बोलते हैं एमीन। एमीन इंग्लिश में AMMINE, एमीन। इस पर उदासीन लिगेंड है, आवेश 0। इसको अपन एमीन बोलते हैं। ऑर्गेनिक में अमीन से डिफरेंट है ये, अमीन, और ये है एमीन, AMMINE। जबकि ऑर्गेनिक में सिंपल अमीन को स्पेलिंग में AMINE, अमीन बोलते हैं अपन उसे। ये अमीन है, अम्मा वाला, तो एमीन, जबकि वो अमीन है। तो अमोनिया को अपन क्या बोलते हैं? AMMINE, एमीन। प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो कैसे बोलेंगे? एमीन। जबकि सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमीन होती है, अमीन, अमीन। ये एमीन है। सेकंड हमारे पास एग्जाम्पल है H2O। H2O में दाता परमाणु कौन है? ऑक्सीजन, जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। उपसर्ग संयोजक यौगिकों में इसको बोलते हैं अपन एक्वा। एक्वा इंग्लिश में AQUA, एक्वा, हिंदी में भी एक्वा। ये भी उदासीन लिगेंड है, इस पर आवेश कितना हो गया? 0 हो गया। फिर ये एग्जाम्पल मैं इधर से फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 3, X नेगेटिव। X कौन है? यहां पर हेलोजन है, फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आइडिडो। इसको अपन बोलते हैं हेलिडो, हेलिडो। X कौन है? हेलोजन है। F नेगेटिव तो फ्लोरिडो, Cl नेगेटिव तो क्लोरिडो, Br नेगेटिव तो ब्रोमिडो, I नेगेटिव तो आइडिडो। आवेश सब पर होगा -1। दाता परमाणु डेफिनेटली X नेगेटिव ही है। फ्लोरिडो है तो फ्लोरीन है, क्लोरिडो है तो क्लोरीन है, ब्रोमिडो है तो ब्रोमीन है, आइडिडो है तो आयोडीन है। आवेश -1, हेलिडो। फोर्थ एग्जाम्पल OH नेगेटिव। दाता परमाणु जिस पर अंडरलाइन कर रहा हूं वो दाता परमाणु है, ऑक्सीजन। नाम हो गया हाइड्रोक्सो।
हाइड्रोक्सो, इस पर आवेश -1, इसको अपन हाइड्रोक्सो भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सीडो भी बोल सकते हैं, दोनों शब्द सही हैं। हाइड्रोक्सो भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सीडो इडो भी बोल सकते हैं। तो हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सीडो एक ही बात है। इस पर आवेश -1। एग्जाम्पल नंबर 5, S2 नेगेटिव, दाता परमाणु सल्फर है, नाम हो गया सल्फिडो। नाम हो गया सल्फिडो, आवेश -2 सल्फिडो पे। उसके बाद मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में है मेरे पास NH2 नेगेटिव, दाता परमाणु नाइट्रोजन है, इसको अपन बोलते हैं एमिडो, 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 इंग्लिश में स्पेलिंग AMIDO, एमिडो। आवेश इस पर -1 है, एमिडो पे, इंग्लिश में बोलते हैं AMIDO, एमिडो। ये किससे निकला है स्टूडेंट्स? ये निकला है अमोनिया से। अगर अपन अमोनिया में एक बंध को नाइट्रोजन के फेवर में तोड़ दें, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक है, तो हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल जाएगा और अपने पास जो लिगेंड आएगा वो एमिडो आएगा। दाता परमाणु वापस से कौन है जिस पर अंडरलाइन कर रहा हूं? नाइट्रोजन है। अगर अपन बात करें तो मेरे पास अगर मेरे पास अमोनिया है, अमोनिया में से अपन ने एक हाइड्रोजन को हटा दिया प्रोटॉन के रूप में, तो जो मेरे पास लिगेंड आया उसको बोलेंगे अपन अमीडो। सॉरी, एमिडो हिंदी में और इंग्लिश में अमीडो, एमिडो। तो यहां पर अगर अपन देखें तो अमोनिया में तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ही सही, ये तो अमोनिया हो गया। नाइट्रोजन ने इस बॉन्ड को अपने फेवर में तोड़ लिया, क्योंकि नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, और अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। तो जैसे ही एक हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निकलेगी तो अब मेरे पास ये आ जाएगा NH2 नेगेटिव, चार्ज नाइट्रोजन पे ही रहेगा -1, और अब इसके पास एक तो खुद का लोन पेयर है ही सही और एक इलेक्ट्रॉन युग्म और आ गया, तो इसके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए। इसको अपन बोलते हैं एमिडो, इंग्लिश में अमीडो। उसके बाद अगर अपन बात करें वापिस से वही लिख देता हूं, एक कॉलम में सूत्र, एक में लिगेंड का नाम और एक कॉलम में आवेश। एग्जाम्पल नंबर 6 एमिडो तक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7 ये हो गया NH2 नेगेटिव, वापस से दाता परमाणु नाइट्रोजन, इसका नाम हो गया इमिडो। इसका नाम हो गया इमिडो, इस पर चार्ज हो गया -2।
वापस से अमोनिया में से एक H हटाया तो एमिडो NH2 नेगेटिव, फिर से एक H हटाया तो इमिडो। मेरे पास अमोनिया थी, अमोनिया में से एक H हटाया प्रोटॉन के रूप में तो आ गया NH2 नेगेटिव, अमीडो। और अमीडो में से फिर मैंने एक H प्लस और हटा दिया तो अब मेरे पास आ गया NH2 नेगेटिव। दाता परमाणु वही रहेगा नाइट्रोजन। नाम हो गया इसका मेरे पास इमिडो, आवेश हो गया इस पर -2, आवेश हो गया इस पर -2, NH2 नेगेटिव इमिडो, चार्ज हो गया इस पर -2। अब एग्जाम्पल नंबर 8, N3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं अपन नाइट्राइडो, या नाइट्रिडो, नाइट्रिडो। इस पर आवेश हो गया -3। वापस से अमोनिया में से एक H प्लस हटाया तो एमिडो, एमिडो में से एक H हटाया तो इमिडो। वापस इसमें से एक H और हटा दिया प्रोटॉन के रूप में तो N पर चार्ज आ गया 3 नेगेटिव, नाम हो गया नाइट्रिडो, नाइट्रिडो। तो अमोनिया तो उदासीन है, एमिडो पर आवेश -1, इमिडो पर चार्ज -2 और नाइट्रिडो में आवेश -3। ये तीनों लिगेंड किससे निकले? अमोनिया से। सभी में दाता परमाणु हमारे पास नाइट्रोजन ही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9, ऑक्सो, या इसको इंग्लिश में ऑक्सो भी बोलते हैं, इसको अपन ऑक्सीडो भी बोल सकते हैं या इसको ऑक्सीडो भी बोल सकते हैं। ऑक्सो या ऑक्सीडो, आवेश इस पर -2 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, O2 नेगेटिव, दाता परमाणु वही है ऑक्सीजन। परऑक्सो, परऑक्सो भी बोल सकते हैं या पर ऑक्सीडो भी बोल सकते हैं। आवेश वापस से -2, दाता परमाणु ऑक्सीजन ही है। O2 नेगेटिव, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो O2 पर अगर चार्ज 2 नेगेटिव हो गया तो नाम क्या होता है? परऑक्सो। परऑक्साइड से निकला है तो परऑक्सो, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर H2O2 है अपने पास, तो इसको अगर अपन आयोनाइज करेंगे तो 2 तो H प्लस निकल जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा O2 नेगेटिव आयन। इसको अपन परऑक्साइड आयन बोलते हैं, लेकिन क्योंकि लिगेंड है तो यहां पर इसको अपन क्या नाम करेंगे? उपसर्ग संयोजक यौगिकों में परऑक्सो। तो ये दाता परमाणु हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीजन का ऑक्सीजन ही होगा। तो अगर अकेला एक ऑक्सीजन है और अगर अकेला एक ऑक्सीजन है उस पर चार्ज -2 है तो नाम हो गया ऑक्सो, और अगर O2 पर चार्ज -2 है तो नाम हो गया परऑक्सो, आवेश वही रहेगा -2। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10, O2 पर आवेश -1, तो नाम हो गया सुपर ऑक्सो। सुपर ऑक्सो आवेश -1, सुपर ऑक्सो पे या सुपर ऑक्सीडो भी बोल सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11, CO, इन सभी में दाता परमाणु ऑक्सीजन है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है CO। इसमें दाता परमाणु कम विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा कार्बन होगा, न कि ऑक्सीजन। तो कार्बोनिल बोलते हैं इसको, वैसे कार्बन मोनोक्साइड है, इसको अपन बोलते हैं कार्बोनिल। कार्बोनिल आवेश इस पर 0 है। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, कार्बोनिल में हमारे पास दाता परमाणु बजाय ऑक्सीजन के कार्बन होगा। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 12 मेरे पास है C6H5 होल थ्राइस P, इसको बोलते हैं अपन ट्राइफेनिल फॉस्फीन। दाता परमाणु फॉस्फोरस होता है। दाता परमाणु फॉस्फोरस होता है जो कि मेटल के साथ उपसर्ग संयोजक आबंध बनाता है। अगर हमारे पास फास्फीन है, फास्फीन PS3 है, फास्फीन में से 3 हाइड्रोजन हटाकर और 3 फेनिल ग्रुप लगा दो C6H5, तो नाम हो गया ट्राइफेनिल फास्फीन। यह एक उदासीन तथा एक दंतुक लिगेंड का उदाहरण है। इसमें दाता परमाणु कौन है? फॉस्फोरस। तो नाम है इसका ट्राइफेनिल ट्राइफेनिल फास्फीन। फास्फीन अपन सभी जानते हैं PS3 होता है, आवेश इस पर 0 होगा। तो ट्राइफेनिल फॉस्फीन यह भी एक उदासीन तथा एक दंतुक लिगेंड का उदाहरण है। इसमें दाता परमाणु कौन है? फॉस्फोरस। अब अपन बात करेंगे आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स किसकी? द्विदंतुक लिगेंड की, जिनमें दाता परमाणु 2 होते हैं, तथा बहुदंतुक लिगेंड की। तो आज अपन ने क्या पढ़ा? आज अपन ने लिगेंडों के वर्गीकरण दंतुकता के आधार पर एक दंतुक लिगेंडों के एग्जाम्पल अपन ने देखे। अब अपन अगले लेक्चर पे स्टूडेंट्स क्या कंटिन्यू करेंगे? वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु 2 होते हैं, जिनको द्विदंतुक लिगेंड बोलते हैं, तथा जिनमें दाता परमाणु 2 से अधिक होते हैं, जिनको अपन बहुदंतुक या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। आज अपन यहीं तक ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।